पूर्ववर्ती पेंशन योजना। हाल ही में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा पूर्ववर्ती पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया गया। पूर्ववर्ती पेंशन योजना, ये योजना सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन आय का आश्वासन देती है। पूर्ववर्ती पेंशन योजना ऑप्स के तहत कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार पेंशन मिलती थी, जो अंतिम आहरित वेतन का आधा 50% होता है, तथा उन्हें वर्ष में 2 बार महंगाई राहत डीएनएस रिलीफ में संशोधन का भी लाभ मिलता था। भुगतान निर्धारित था और वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी। इसके अलावा ऑप्स के तहत सामान्य भविष्य निधि जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ का भी प्रावधान था। जीपीएफ भारत में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। मूल रूप से ये सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत जीपीएफ में योगदान करने की अनुमति देता है। साथ ही कुल राशि जो रोजगार की अवधि के दौरान जमा होती है, सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को भुगतान की जाती है। पेंशन पर होने वाले खर्च को सरकार वहन करती है। वर्ष 2004 में इस योजना को बंद कर दिया गया था। चुनौतियां। वित्त रहित पेंशन देयता। मुख्य समस्या ये थी कि पेंशन देयता वित्त पोषित नहीं थी, अर्थात पेंशन के लिए विशेष रूप से ऐसा कोई कोष नहीं था जो लगातार बढ़े और भुगतान के लिए उपयोग किया जा सके। भारत सरकार द्वारा बजट में प्रत्येक वर्ष पेंशन का प्रावधान किया जाता है। भविष्य में साल दर साल भुगतान करने के तरीके पर कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। अस्थिरता। ऑप्स भी अस्थिर था। हालांकि पेंशन देनदारियां बढ़ती रहेंगी क्योंकि पेंशनरों के लाभ में प्रत्येक वर्ष वृद्धि होगी, जैसे मौजूदा कर्मचारियों का वेतन, पेंशनरों को इंडेक्सेशन से प्राप्त लाभ या जिसे महंगाई राहत कहा जाता है। इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होगी और दीर्घायु में वृद्धि का अर्थ विस्तारित भुगतान होगा। इससे केंद्र और राज्य सरकारों पर पेंशन का भारी बोझ पड़ा है। संबद्ध चिंताओं को दूर करने के लिए बनी योजनाएं। वर्ष 1998 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वृद्धावस्था सामाजिक एवं आय सुरक्षा ओएसिस परियोजना के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया। विशेषज्ञ समिति द्वारा इस रिपोर्ट को जनवरी 2000 में प्रस्तुत किया गया। ओएसिस का प्राथमिक उद्देश्य उन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित था जिन्हें वृद्धावस्था में आय सुरक्षा संबंधी समस्याएं थी। ओएसिस रिपोर्ट के अनुसार निवेशकों को 3 अलग अलग प्रकार के फंड में निवेश करना चाहिए, यथा वृद्धि, संतुलित और सुरक्षित। ये 6 अलग अलग फंड प्रबंधकों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। शेष राशि का निवेश कॉर्पोरेट बॉन्ड या सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाएगा। इसके लिए विशेष सेवानिवृत्ति खाते होंगे और इसमें कम से कम 500 रुपए प्रतिवर्ष निवेश करने की आवश्यकता होगी। सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति खाते से कम 2 लाख रुपए का उपयोग बीमा खरीदने के लिए किया जाएगा। एक बीमा प्रदाता इस राशि का निवेश करता है और उस व्यक्ति के शेष जीवन तक एक निश्चित मासिक आय प्रदान करता है, जो कि रिपोर्ट तैयार करने के समय 1500 रुपए थी। नई पेंशन योजना की पेशकश के कारण। परिचय। ओएसिस रिपोर्ट ही नई पेंशन योजना का आधार बनी, जिसे दिसंबर 2003 में अधिसूचित किया गया था। केंद्र सरकार ने जनवरी 2004 से प्रभावी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस की शुरुआत की, सशस्त्र बलों को छोड़कर। वर्ष 2018-19 में एनपीएस को कारगर बनाने तथा इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभान्वित करने हेतु योजना में बदलावों को मंजूरी दी। पेंशन देनदारियों से छुटकारा पाने के तरीके के रूप में एनपीएस को सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। 2000 के दशक की शुरुआत के शोध का हवाला देते हुए एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार भारत का पेंशन ऋण नियंत्रण से परे के स्तर तक पहुंच रहा था। एनपीएस की शुरुआत के बाद केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 में संशोधन किया गया था। सेवानिवृत्ति के बाद एक व्यक्ति पेंशन राशि का एक हिस्सा एकमुश्त निकाल सकता है और शेष का उपयोग नियमित आय के लिए बीमा खरीदने के लिए कर सकता है। कार्यान्वयन। एनपीएस को देश में पीएफआरडीए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित एवं विनियमित किया जा रहा है। पीएफआरडीए द्वारा स्थापित नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट एनपीएस के तहत सभी परिसंपत्तियों का पंजीकृत मालिक है। विशेषताएं। एनपीएस का अखिल नागरिक मॉडल 18 to 70 वर्ष की आयु के भारत के सभी नागरिकों एनआरआई सहित को एनपीएस में शामिल होने की अनुमति देता है। ये एक भागीदारी योजना है जहां कर्मचारी अपने वेतन से अपने पेंशन कोष में योगदान करते हैं, जिसमें सरकार का भी समान योगदान होता है। इसके बाद फंड को पेंशन फंड मैनेजर्स के माध्यम से निर्धारित निवेश योजनाओं में निवेश किया जाता है। इस एनपीएस में सरकार द्वारा नियोजित लोग एनपीएस में अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं
जबकि उनके नियोक्ता 14% तक योगदान करते हैं। वर्ष 2019 में वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास पेंशन फंड, पीएफ और निवेश पैटर्न का चयन करने का विकल्प है। रिटायरमेंट के समय वे कॉर्पस का 60% निकाल सकते हैं, जो टैक्स फ्री है, और बाकी 40% एन्युइटी में निवेश किया जाता है, जिस पर टैक्स लगता है। यहाँ तक कि निजी व्यक्ति भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं। एनपीएस के साथ समस्याएं। ऑप्स के विपरीत एनपीएस में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ मूल वेतन का 10% जमा करने की आवश्यकता होती है। जीपीएफ का कोई लाभ नहीं है और पेंशन की राशि तय नहीं है। इस योजना के साथ प्रमुख मुद्दा यह है कि यह बाजार से जुड़ा हुआ है तथा रिटर्न आधारित है। सरल शब्दों में भुगतान अनिश्चित है।